Hello everyone, I am Dr. Malvika Dahuja, consultant psychiatrist from Amritsar and Pathankot. Welcome to our YouTube channel, पीयूषिका, a mental health guide. डॉक्टर पीयूष महाजन और मैं इस बार, जैसे आप लोगों को मालूम ही है, कि एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लाए हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें सब्सटेंस एडिक्शन पे। पहला लेक्चर एक हफ्ते पहले ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, जो डॉक्टर पीयूष महाजन ने लेक्चर दिया था मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑन सब्सटेंस एडिक्शन पे। थैंक यू एवरीवन, आपने उस वीडियो को बहुत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है। आज हम दूसरे लेक्चर पे आते हैं इसी सीरीज़ में, जिसका टॉपिक का नाम है सब्सटेंस डिपेंडेंस सिंड्रोम। होप आपको ये वीडियो भी उतनी ही अच्छी लगे और आप इसे उतना ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हम अब मेन टॉपिक पे आए, जिसे कहते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस सिंड्रोम। डिपेंडेंस यानी कि किसी नशे की आदत या लत लग जाना किसे कहते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मिथ्स एंड फैक्ट्स में पिछले वीडियो में हमने बताया कि किसी भी नशे की आदत बनना ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। इंसान वो जान के खुद से नहीं करता है। ब्रेन में कुछ पाथवेज होते हैं जिनमें कुछ मैकेनिज्म्स रन करते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से इंसान अपने नॉर्मल सब्सटेंस यूज, ओकेजनल यूज से डिपेंडेंस पैटर्न में पहुंच जाता है। आज हम उस ब्रेन पाथवे की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिवॉर्ड पाथवे। रिवॉर्ड पाथवे में कुछ हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे कहते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स। उन डोपामिन रिसेप्टर्स में पे डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्ट करता है तो इंसान को प्लेजर मिलता है। प्लेजर का मतलब एक अंदर से अंदरूनी खुशी की लहर सी महसूस होना, कि जिसकी वजह से इंसान को उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत प्लेजर मिलता है। अब ये प्लेजर किसी भी चीज़ से मिल सकता है, जैसे कि कोई अच्छी खाने की चीज़ जो इंसान की फेवरेट होती है, या कोई अच्छी खबर मिलना। ऐसे ही जैसे कि कोई नशा लेना, उसमें भी रिवॉर्ड पाथवे एक्टिव होता है। जब रिवॉर्ड पाथवे पे कोई नशा कैसे एक्ट करता है, अगर उसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल एक इंसान ने अल्कोहल लेने से उसकी ब्रेन में रिवॉर्ड पाथवे में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज हुआ। अब डोपामिन रिलीज होके रिवॉर्ड पाथवे के डोपामिन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट किया। तो जैसे हमने अभी डिस्क्राइब किया कि किसी भी ऐसी चीज़ जिसे हमें बहुत पसंद है, जब हम करते हैं उससे डोपामिन रिलीज होता है, और वो अगर रिवॉर्ड पाथवे में डोपामिन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करे तो हमें प्लेजर प्रिंसिपल मिलता है। तो ऐसे ही सब्सटेंस पे होता है कि सब्सटेंस जो हमें पसंद है, जिस टाइप का सब्सटेंस हमें पसंद है, उसके लेने से हमें प्लेजर मिलता है। तो अगर इस बेसिस पे हम आगे जाएं, तो अब मैं आपको डिपेंडेंस पैटर्न के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। कुछ 6 मुख्य पॉइंट्स होते हैं। जब इंसान उन 6 पॉइंट्स में अपने आप को देखने लगता है, या अपने आप को फिट इन होने लगता है इंसान उन 6 पॉइंट्स में, तो उससे हम डिपेंडेंस सिंड्रोम कहते हैं। तब वो इंसान नॉर्मल रूटीन सब्सटेंस यूज या ओकेजनल यूज से डिपेंडेंस पैटर्न में आने लगता है। इसका पहला पॉइंट है क्रेविंग। डिजायर और क्रेविंग टू यूज दी सब्सटेंस। क्रेविंग का हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो इसका सिंपल मतलब होता है नशे की तलब होना या तोड़ मचना। तो जैसे कि दोस्तों, हमने देखा कि सिंपल से मैकेनिज्म को हमने अभी समझने की कोशिश की
कि रिवॉर्ड पाथवे में डोपामीन एक्ट करता है सब्सटेंस लेने से, जो कि डोपामीन रिसेप्टर्स पे काम करता है और इंसान को प्लेजर मिलता है। इसी प्लेजर की वजह से इंसान को तलब महसूस होती है कि मुझे वही प्लेजर लेने के लिए वही सब्सटेंस दोबारा लेने का मन है या तलब लग रही है। अगर इसको हम केमिकल बेसिस पे या ब्रेन के बेसिस पे देखें तो जब डोपामीन रिलीज होता है रिवॉर्ड पाथवे में, बार बार डोपामीन रिलीज होने के हर बार जब हम सब्सटेंस लेते हैं तो हर बार डोपामीन रिलीज होता है हमारे रिवॉर्ड पाथवे में, तो हर बार डोपामीन रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन पाथवे रिवॉर्ड पाथवे में बढ़ने लगते हैं। तो हर बार जब हम जितना नशा लेते हैं उस वजह से हमारे रिवॉर्ड पाथवे में बहुत सारे डोपामीन रिसेप्टर्स और बढ़ जाते हैं। हर बार लेने की वजह से उनकी मात्रा, डोपामीन रिसेप्टर्स की मात्रा उस पाथवे में बढ़ती चली जाती है। तो इसकी वजह से उन डोपामीन रिसेप्टर्स पे डोपामीन पूरी तरह उन पे एक्ट करे, तो इंसान को सब्सटेंस लेना पड़ता है ताकि वो उन सब पे एक्ट कर सके, डोपामीन रिसेप्टर्स पे, ताकि इंसान को उतना ही प्लेजर मिल पाए। इसे कहते हैं क्रेविंग। कि डिमांड और सप्लाई की बात है इसमें, कि डिमांड बढ़ती जाती है रिवॉर्ड पाथवे में, डोपामीन रिसेप्टर्स बढ़ते जाते हैं और डोपामीन रिलीज नहीं हो पाता है क्योंकि इंसान उस टाइम पे सब्सटेंस नहीं लेता है। तो उसको क्या महसूस होता है? उसको हुड़क महसूस होती है कि मैं लूं ताकि मेरे ब्रेन के पाथवे में डोपामीन की सप्लाई बनी रहे। ठीक है, तो इसी में दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पॉइंट क्रेविंग के बाद आता है फिजिकल टॉलरेंस ऑफ द सब्सटेंस। कहने का मतलब किसी भी चीज़ की टॉलरेंस बॉडी में या ब्रेन में तभी होती है जब उस अमाउंट से इंक्रीज्ड अमाउंट लेना पड़े इंसान को सब्सटेंस का, ताकि उसको उतना ही प्लेजर मिल पाए जितना पहले मिलता था। इतनी अल्कोहल लेने पे इंसान को पहले उतना प्लेजर मिल जाता था, अब विद रिपीटेड यूज इतनी ही मात्रा में उसको वो प्लेजर नहीं मिल पा रहा, तो उसको अपनी डोज बढ़ानी पड़ रही है, अपनी अमाउंट बढ़ाना पड़ रहा है, मात्रा बढ़ानी पड़ रही है अपनी सब्सटेंस की, ताकि उसको उतना ही इक्वल प्लेजर मिल पाए जितना पहले मिलता था। इसको कहते हैं टॉलरेंस। ये क्यों होता है? जैसे कि हमने आपको बताया कि डोपामीन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं रिवॉर्ड पाथवे में, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी स्पीड और बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये चीज़ बढ़ने लगती है कि डोपामीन रिसेप्टर्स दुगना तिगना अमाउंट में बढ़ जाते हैं रिवॉर्ड पाथवे में, और उसकी सप्लाई हो नहीं पाती है उसी डोज में जिस डोज में पहले पूरी पूर्ति हो जाती थी। अब उसमें ही उसकी डोज बढ़ानी पड़ रही है, अमाउंट बढ़ानी पड़ रही है, ताकि सारी सप्लाई हो पाए, सारे डोपामीन रिसेप्टर्स पे जाके डोपामीन काम कर पाए, ताकि उस इंसान को वही पुराना जितना प्लेजर मिलता था अब वो उसको ज़्यादा डोज पे मिल रहा है, वो पुरानी डोज पे नहीं मिल पा रहा है। एक ये मैकेनिज्म होता है टॉलरेंस का। एक दूसरा तरीका भी है टॉलरेंस डेवलप करने का किसी सब्सटेंस को। उसका बेस्ट एग्जांपल है ओपियोइड का। जैसे इंसान जब ओपियोइड अपने ओरल फॉर्म में लेता है, तो जैसे हमें पता है कि ओरल फॉर्म में किसी भी चीज़ को जब हम लेते हैं तो वो हमारे खून में और खून से ऑब्वियसली ब्रेन तक जाने में उसका असर आने में टाइम लगता है। और हमें पता है किसी भी चीज़ को हम जब डायरेक्टली इंट्रावीनियसली देते हैं तो वो खून में तुरंत एक्ट करता है और ब्रेन पे तुरंत उसका एक्शन आता है। तो इंसान अपने ओरल फॉर्म ऑफ ओपियोइड से शिफ्ट कर जाता है इंट्रावीनस हेरोइन लेने से, ताकि उतनी बहुत जल्दी उसको वही रश मिल सके, वही प्लेजर मिल सके जितना उसको ओरल पे अब नहीं मिल पा रहा है जितना पहले मिलता था। यानी कि या तो डोज बढ़ जाए या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाए कि जिससे डायरेक्ट रश हो ब्रेन में डोपामिन का, ताकि वो पूरी डिमांड को, एक्सेसिव डिमांड को डोपामिन रिसेप्टर्स को की फुलफिल कर पाए। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है विड्रॉल। विड्रॉल सिम्टम्स अगर किसी भी नशे के हमने आमतौर पे सुने हैं लोगों से, तो वो क्यों होते हैं, वो क्यों बनते हैं?
आपको हमने देखा कि किसी को इतनी टॉलरेंस हो गई है किसी सब्सटेंस की, मतलब इतनी डिमांड है, डोपामिन रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा है ब्रेन में, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब उनको बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, सप्लाई डोपामिन की चाहिए होती है, जिसपे उनको फुलफिलमेंट हो पाए या उसके प्लेजर मिल पाए इंसान को। अब इंसान एकदम से उस डोज को एकदम कम कर दे या बंद कर दे तो पूरे रिसेप्टर्स एकदम खाली हो जाते हैं, और वो डोपामिन रिसेप्टर्स जब एकदम खाली हो जाते हैं तो उनको जब डोपामिन बिल्कुल नहीं मिलती है तो इंसान को शरीर में और दिमाग में कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। जैसे अल्कोहल में अगर हम कहें कि ट्रेमर्स होने लगते हैं, नौजिया होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, घबराहट होने लगती है, एक्सट्रीम्स ऑफ केसेस में दौरा पड़ता है इंसान को। ओपियोइड के विड्रॉल में अगर आप सभी जानते हैं कि बॉडीली पेन्स होते हैं, खलियाँ पड़ती हैं बॉडी में, बहुत क्रैम्प्स होते हैं, पेट लूज होने लगता है, बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आने लगती हैं, सलाइवेशन होने लगती है, थूक बनने लगती है, बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। तो ये शारीरिक लक्षण हैं हमारी ब्रेन के उस मैकेनिज्म पे जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो एकदम सप्लाई डोपामिन की रिवॉर्ड पाथवे में ठप हो गई। इंसान ने सारे जो सब्सटेंस जैसे इस डोज पे इतनी हाई डोज पे लेता था उसको एकदम से या तो बंद कर दिया या बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। तो अब डोपामिन रिसेप्टर्स पे कुछ नहीं है एक्ट करने के लिए उस टाइम पे, तो उसके रिएक्शन में ये विड्रॉल सिम्टम्स बॉडी में मिलते हैं, इंसान को उसको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स अगर हम देखें, ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्रेविंग, फिजिकल टॉलरेंस, increasing the amount to amount of the substance to receive the same pleasure as before, और withdrawal symptoms की बात करें तो ये तीनों सिम्टम्स, तीनों पॉइंट्स हमारे रिवॉर्ड पाथवे से एक्सप्लेन होते हैं। ये 3 पॉइंट्स ज़रूरी हैं किसी के भी डिपेंडेंस पैटर्न को बनने के लिए। हम बाकी 3 पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 क्लब्ड अप है। पॉइंट 4 और पॉइंट 5 एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जिसमें कहा जाता है कि इंसान अपने नशे के चक्रव्यूह में इतना ही खो जाता है कि वो अपनी प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल लाइफ को उतना निभा नहीं पाता है, उस पर उतना इनपुट नहीं दे पाता, उसको नेग्लेक्ट करने लगता है इस वजह से। तो सोशल रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस आने लगती है, और ये जानते हुए कि इंसान को कि मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स, मेरे सोशल रिलेशनशिप्स सब हैम्पर हो रहे हैं, मेरे से निगलेक्ट हो रहे हैं, इंसान इस नशे के चक्रव्यूह से दूर नहीं हो पाता है कि ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, ब्रेन का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना ओवरपावर कर जाता है कि इंसान अपनी सोशल रिलेशनशिप्स को नहीं निभा पाता है। तो 4th पॉइंट यही है कि in spite of knowing the fact that the person is neglecting the social relationships and other relationships, physical and professional relationships, his relationships around his family, his career, his friends, उसको वो neglect कर रहा है, उसके बावजूद वो उस नशे से दूर नहीं हो पा रहा। दिस इज द 4th and the 5th पॉइंट। कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, अगर we know कि something is dangerous for us, we try not doing it। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में कि डिपेंडेंस पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। इंसान चाहते हुए भी, ये जानते हुए भी कि ये सब्सटेंस मेरे लिए डेंजरस है, उस सब्सटेंस की यूज को वो नहीं तोड़ पाता, उस डिपेंडेंस पैटर्न से वो नहीं दूर हो पाता। जैसे कि अब उसको मालूम है कि अल्कोहल से मेरे लिवर में प्रॉब्लम्स आएंगी, या मेरे ओपियोइड लेने से, इंजेक्टेबल लेने से मेरे को खतरा है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेने का, मुझे बहुत बड़ा खतरा है,
या इंसान को मालूम है कि मेरे निकोटीन लेने से, बाबा तंबाकू लेने से मुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब भली भांति जानते हुए भी इंसान उस नशे से दूर नहीं जब हो पा रहा, जब हर कोशिश करके भी वो उससे दूर नहीं हो पा रहा, जब उसे पता है कि मेरे डेंजरस है, सो वो दूर नहीं हो पा रहा, तो उससे सब्सटेंस डिपेंडेंस कहते हैं। अगर इन 6 पॉइंट की नटशेल पे देखें तो अगर मैं समरी करूं तो यही है कि इंसान के ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवे पे डिपेंडेंट, कि प्लेजर प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है किसी की डिपेंडेंस सिंड्रोम। अगर उसको क्रेविंग है, उसको फिजिकल टॉलरेंस होने लग गई है अपनी सब्सटेंस से, और उसको छोड़ने से उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और इसके साथ साथ ही वो प्रोफेशनल, सोशल, करियर और अपने कोई भी रिलेशनशिप्स को, अपने एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट करने लगता है, अपने सोसाइटी से अपने को कट ऑफ करने लगता है, स्पाइट ऑफ नोइंग कि दैट ही इज नेग्लेक्टिंग ऑल दिस बिकॉज ऑफ हिज सब्सटेंस डिपेंडेंस। और इसके बावजूद उसको वो यूज़ करता है, जानते हुए कि इसके कितने डेंजरस इफेक्ट्स हैं उसकी बॉडी पे, उसकी ब्रेन पे, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को जानते हुए भी अगर वो दूर नहीं हो पा रहा है उससे, उस चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, तो इसको हम सब्सटेंस डिपेंडेंस सिंड्रोम कहते हैं। और इस डिपेंडेंस सिंड्रोम को एक डिसऑर्डर का ही रूप लेना चाहिए। इसको मेंटल डिसऑर्डर ही बोलना चाहिए और इसको एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट को ही डील करना चाहिए। ये इंसान अपने आप नहीं छोड़ पा रहा है, इसीलिए ये एक डिसऑर्डर है, इसीलिए उसको मेडिकल हेल्प की, प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, इसलिए उसको एक साइकियाट्रिस्ट की हेल्प चाहिए। थैंक यू।